जॉर्ज ऑरवेल जो है वो ये कहते हैं कि नेशनलिज्म इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पीस, कि अमन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है, वो कौम परस्ती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो ये कहते हैं कि नेशनलिज्म इज़ एन इन्फेंटल डिजीज़, इट इज़ द मीज़ल्स ऑफ मैनकाइंड, कि जैसे मीज़ल्स जो डिजीज़ होती है वो जैसे एक इंसान को खा जाती है, एक इंसान को तबाह बर्बाद करती है, सिमिलरली नेशनलिज्म को वो कंपेयर कर रहे हैं कि मीज़ल्स के साथ, कि इंसानियत को इसी तरह जो कौम परस्ती है वो खा जाती है। अल्लामा इकबाल जो है वो ये कहते हैं कि कंट्री इज़ द बिगेस्ट अमंग दीज न्यू गॉड्स, कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, विच इज़ द शर्ट इन द शरोट ऑफ दीन। सो देन व्हाट इज़ नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म है क्या और इसको हमेशा नेगेटिवली ही क्यों यूज़ किया जाता है। सो दैट विल बी आवर टॉपिक। Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशन को, व्हाट इज़ नेशन, व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी। ये तीन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि नेशन की डेफिनेशन क्या है। तो ऑक्सफोर्ड जो है वो हमें नेशन की डेफिनेशन देती है कि अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय, अब यूनाइटेड यानी कि इकट्ठे होते हैं बाय कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, हमने नाउन में भी पढ़ा था कि कॉमन नाउन, तो वहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉमन वर्ड का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल, जो कि सभी के लिए एक जैसा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आप कॉमन कहते हैं। अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डेसेंट। हिस्ट्री, डेसेंट का मतलब होता है ओरिजिन, बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ फैमिली एंड नेशनैलिटी। और हिस्ट्री, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नेशन, यानी कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हर इंसान की कॉमन हिस्ट्री है, ऐसा पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कोई इंडिया से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई यूरोप से आया है, कोई अरब कंट्री से आया है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल के, यानी कि ये जो डेफिनेशन है इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो सके। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कल्चर। तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कल्चर है कॉमन, यानी कि कॉमन शेयर्ड बाय ऑल, जो सभी का कल्चर हो? लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है। देयर आर 15 एथनिक ग्रुप, ठीक है, पाकिस्तान में 15 एथनिक ग्रुप हैं, ठीक है, जो कि अपने आप से डिफ़र करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल, हिस्टोरिकल ब्लड लाइनस, ठीक है, कस्टम्स में, ड्रेस में, फूड में और म्यूज़िक में। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आलमोस्ट 16 कल्चर एंड ट्रेडिशन के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लैंग्वेज। और लैंग्वेज, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नेशन की एक ही लैंग्वेज हो? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पाकिस्तान में 72 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं, और अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मोर देन 7000 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। हाँ, ये है कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आलमोस्ट 22 हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हाँ, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, और जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू और इंग्लिश है। चलें, हम इस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है कि किसी कौम की हिस्ट्री जो है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल की हिस्ट्री भी भाई सेम हो जाए, कल्चर भी सेम हो और लैंग्वेज भी सेम हो। तो ये जो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड ने लिखी है, किस बेस पर लिखी है, किस वजह से लिखी है, इसको भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इनहैबिटिंग का मतलब होता है लिव इन और या ऑक्यूपाई करना, ठीक है, जहाँ पर कोई आबाद होती है। अ पार्टिकुलर कंट्री
और टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्रीज़, जो कि ओबियसली पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ है ना, पाकिस्तान इंडिया के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, ठीक है, तो उसको आप टेरिटरी कहते हैं। सो दैट इज़ द डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड तो ये कहती है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज और टेरिटरी जो है वो सेम होती है, उसको आप नेशन कहते हैं। लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या ऑक्सफोर्ड को ये नेशन की डेफिनेशन हटाकर कोई और लानी चाहिए, या ये डेफिनेशन किस बेस पर बनाई गई, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नेशन वर्ड है इसकी टाइमलाइन क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है 18th और 19th सेंचुरी में, ठीक है, और अब भी ओबियसली यूज़ होता है। लेकिन अगर आप इसका ओरिजिन देखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये 18th सेंचुरी से यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। हाँ, लेटिन लैंग्वेज में ये 13th सेंचुरी से एग्जिस्ट करता था, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये 18th सेंचुरी में वर्ड जो है वो यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम नेशनलिज़म की भी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑक्सफोर्ड हमें देती है। इसके बाद हम इसकी क्रिटिकल एवेलुएशन जो है वो भी करेंगे। सो नेशनलिज़म क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? यानी कि आपकी जो शनाख्त है विद वंस ओन नेशन, यानी कि एक इंसान की जो अपनी नेशन, अपनी कौम के साथ शनाख्त होती है, एंड सपोर्ट फॉर इट्स इंटरेस्ट, especially through the exclusion or detriment of the interest of other nations. सो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी सच चीज़ नहीं है कि जिसको हम डिस्कस करें, और आई होप सो कि नेशनलिज़म की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्लियर होगी होनी है। इसमें कोई मुश्किल वर्ड्स जो हैं वो नहीं है। हाँ, दो वर्ड्स हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है इखराज, ठीक है, और इसका मतलब इंग्लिश में अगर आप कहते हैं तो वो होगा द एक्ट ऑफ नॉट अलाउइंग समवन टू इंटर अ प्लेस, यानी कि आपकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी होगी। और डिट्राइमेंट का क्या मतलब होता है? डिट्राइमेंट का मतलब होता है नुकसान, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड। और अगर मैं इसी चीज़ को सादा अल्फाज में समझाना चाहूँ तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी को नेशनलिज़म की फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, कि वो नेशनलिस्ट बन जाता है, तो वो अपनी कंट्री को प्रमोट करना चाहता है और अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से मुख्तलिफ रखने की डिमांड करता है। सो दैट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज़म। ओके, अब ये देखिए, जो नेशनलिज़म वर्ड है ना, ये इस्तेमाल हुआ है 18th सेंचुरी में, बहुत ही यानी कि कम इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लेकिन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो ऑक्सफोर्ड ने जो हमें डेफिनेशंस बताई नेशनलिज़म की और नेशन की, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स को। बेनेडिक्ट एंडरसन जो है, ठीक है, इनका पूरा नाम जो है वो बेनेडिक्ट रिचर्ड गॉर्डमैन एंडरसन है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। ये इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ जो है ना, ये इन्होंने नेशनलिज़म को कहा है, ये इन्होंने नेशन को कहा है कि नेशन क्या है? एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। बिकॉज ये जस्ट इमेजिन ही किया जा सकता है ना, प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान की, हर पर्सन की जो लैंग्वेज है वो सेम हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कल्चर जो है वो सेम हो नहीं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, सिंधी हैं, बलूची हैं, पंजाबी हैं, ठीक है, कश्मीरी हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी होती है जिसको इमेजिन्ड कर लिया जाता है कि वी आर नेशन। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इनकी जो बुक है उसका नाम भी इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ है, और उसमें ये नेशनलिज़म को डिफ़ाइन करते हैं
कि एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, कि एक ये जो नेशनलिज्म है या नेशन है वो क्या है, एक इमेजिन्ड है, एक ख्याली यानी कि ना आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया है। बिकॉज प्रैक्टिकल तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि विद इन नेशन आप हर इंसान को जानते हो, ठीक है। आप भाई बाबर आजम को आप जानते हो, लेकिन बाबर आजम के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉपुलेशन है वो सभी को जानता हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट इज़ इनहेरेंटली लिमिटेड। लिमिटेड इन स्कोप का क्या मतलब बनेगा कि वो ऑब्वियसली लिमिटेड है, बिकॉज एक नेशन की अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इसको बयान कर रहा है। एंड सावरन इन नेचर, कि उसके पास सावरन यानी कि उसके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, ठीक है। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंडरसन ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि नेशंस जो हैं वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ये यानी कि कोई कंक्रीट आइडिया नहीं है, ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है। ये यानी कि ना अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप ना यानी कि अपने ख्याल में तो रख सकते हैं, लेकिन 5 सेंसेस से उसको अपील नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में एंडरसन ये कहना चाहता है कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि आप यानी कि ये इमेजिन कर लेते हैं कि आप भाई ना एक नेशन है, ठीक है, और नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बना लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यानी कि ना इसी अपनी बुक में ये ना रीज़न्स देता है कि जो नेशनलिज़म है ना, ठीक है, ये जो नेशनलिज़म और नेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे डेवलप हुआ है। तो इसके ना ये 2 टेक्निकल रीज़न्स देता है जिसकी वजह से नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पैदा हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म वाज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग रीजंस। सो फर्स्ट जो रीज़न देता है ना वो ये कहता है कि कैपिटलिज्म की वजह से। बिकॉज कैपिटलिज्म जो है ना, कैपिटलिज्म क्या होता है, फ्री मार्केट होती है, जहाँ पर एक अमीर जो तबका है, ठीक है, वो अमीर से अमीर होता जाता है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जाता है। तो ये कैपिटलिज्म में ये होता है कि जो वेल्थ होती है, ठीक है, जो दौलत होती है वो चंद हाथों में आ जाती है। तो एक तो ये यानी कि कैपिटलिज्म हम इसको काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। और सेकंड यानी कि ये रीज़न बताता है, वो ये बताता है कि प्रिंट मीडिया जो है, ठीक है, इसकी भी एक हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम कभी इसको भी डिस्कस करेंगे कि प्रिंटिंग मशीन जो है ये कैसे बनी, चाइना से इसका आगाज़ हुआ, फिर कैसे यूरोप में गई। तो ये सारी की सारी इस पर तो एक अलग से लेक्चर हो सकता है। चले फ़िलहाल हम कैपिटलिज़म को डिस्कस करते हैं कि कैपिटलिज़म ने एक यानी कि नेशन कौम बनाने में और नेशनलिज़म कौम परस्ती बनाने में क्या किरदार जो है वो अदा किया है। तो एक्चुअली में ये देखें कि हुआ क्या कि जो ट्रेड कम्युनिटीज़ थी ना, जो आपस में लोग ट्रेड करते थे, तो इन यानी कि कम्युनिटीज़ ने अपने आप को सबसे पहले कौम कहना स्टार्ट किया। कैसे कौम कहना स्टार्ट किया? बिकॉज़ ये देखें 18th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट जो है वो नेशनलिज़म का पैदा हुआ। बिकॉज़ इससे पहले तो अम्पायर थे। 18th सेंचुरी से पहले की अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये देख लें हमें, यानी कि ये देखो कि रोमन अम्पायर था, पर्शियन अम्पायर था, मुग़ल अम्पायर था। तो ये सारे के सारे तो अम्पायर थे, ब्रिटिश अम्पायर था। तो ये 18th सेंचुरी से पहले कोई भी यानी कि ना नेशनलिज़म और नेशन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता था। बिकॉज़ तब यानी कि ना एक इंसान की जो पहचान होती थी वो किस बेस पर होती थी, या तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिलीजन की बेस पर होती थी, या ओबियसली रूलिंग यानी कि किंग की बेस पर किंग की आइडेंटिफिकेशन होती थी। और ये कॉम नेशनलिज़म का एट्सेट्रा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें कैपिटलिज़म ने कैसे अपना किरदार जो है वो अदा किया है कि जब लोगों ने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया ना, तो ओबियसली तब उन्हें ट्रेड करने के लिए कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज़ आज की तरह तो नहीं ना था कि गूगल पर आप लिखेंगे तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश टू फ्रेंच। लेकिन ऐसा तब तो पॉसिबल नहीं था। तो ओबियसली
ट्रेड करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि अगर कॉमन लैंग्वेज उनकी बनी तो फिर क्या बन गया, उनका एक कॉमन कल्चर भी बन गया, ठीक है। और कॉमन कल्चर के साथ साथ ओबियसली कॉमन इकॉनमी भी बन गई, और कॉमन इकॉनमी के साथ साथ उनकी एक कॉमन टेरिटरी भी बन गई, बिकॉज ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि वो इतनी दूर से, ठीक है, यहाँ से एशिया से यूरोप भाई ट्रेड करने के लिए जाएं, ऐसा तो वैसे पॉसिबल ही नहीं था। तो ये यानी कि ये जो 5 चीज़ें हैं ना, या 6 चीज़ें, ये इनकी कॉमन यानी कि बनी गई, कॉमन टेरिटरी बन गई, कॉमन कल्चर बन गया, कॉमन इकॉनमी बन गई, और कॉमन लैंग्वेज जो है ये बनी। और इस यानी कि इन कम्युनिटीज़ ने सबसे पहले अपने आप को कौम कहना जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ से नेशनलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पैदा हुआ, और नेशनलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है ना ये राइट विंग की तरह क्या है, और राइट विंग को ये सपोर्ट करता है। दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ लेफ़्ट विंग। लेफ़्ट विंग के जो लोग होते हैं ना, बाएं बाजू के लोगों की जो सोच होती है वो फ्रीडम की होती है, वो इक्वालिटी की होती है, वो राइट्स की होती है। लेकिन नेशनलिज़म का कॉन्सेप्ट किस बेस पर है? कैपिटलिज़म पर। कैपिटलिज़म में क्या है कि जो भाई अमीर है ना, ठीक है, वो ही अमीर होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि यानी कि अगर यानी कि आप मेरी टेरिटरी के हो, आप मेरी लैंग्वेज, जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ वो लैंग्वेज आप बोलते हो, ठीक है, मेरी इकॉनमी के हो, ठीक है, तो फिर मैं आपको सपोर्ट करूँगा, फिर मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं हो तो मैं नहीं दूंगा। इसके मुकाबले में अगर आप लेफ़्ट विंग की बात करते हैं तो वहाँ पर यानी कि जिन पर वो लोग जो गरीब हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, या उनका कोई भी कल्चर है, उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, उनकी सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लामा इकबाल ने भी इसे, जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बात कही कि जो नए खुदा हैं उनमें सबसे बड़ा जो खुदा है वो वतन है, तो वतन परस्ती को इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लामा इकबाल ने भी क्रिटिसाइज़ किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी क्रिटिसाइज़ किया, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ही जॉर्ज ऑरवेल ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, शायद आप में से किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि पैट्रियोटिज़म, ठीक है, पैट्रियोटिज़म क्या, फिर हम किसी अपनी एक कंट्री से यानी कि मोहब्बत जो है वो ही ना करें। तो पैट्रियोटिज़म जो है ये कोई और चीज़ है, नेशनलिज़म जो है ये कोई और चीज़ है। ये हमें एक कोटेशन है सिडनी जे हैरिस का, हम ना इसको पढ़कर आई होप्स हो कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि पैट्रियोटिज़म और नेशनलिज़म में डिफरेंस क्या है। सो द डिफरेंस बिटवीन पैट्रियोटिज़म एंड नेशनलिज़म इज़ दैट कि नेशनलिज़म मोहब्बत वतनी और कौम परस्ती में फ़र्क क्या है, इज़ द पैट्रियट यानी कि एक मोहब्बत वतन जो है, जो अपने कौम से मोहब्बत करता है, इज़ प्राउड ऑफ हिज कंट्री फॉर व्हाट इट डज़, यानी कि जो उसका मुल्क जो करता है उस पर उसे प्राउड होता है। एंड द नेशनलिस्ट, ठीक है, एक कौम परस्त जो होता है, इज़ प्राउड ऑफ हिज कंट्री नो मैटर व्हाट इट डज़। एक जो कौम परस्त इंसान होता है उसको अपनी कंट्री पर, अपने मुल्क पर फ़ख्र होता है। इट डज़ंट मैटर उसकी कंट्री कुछ भी करती है, चाहे वो लीगल है, चाहे वो इलीगल है, ठीक है, चाहे वो एथिक्स के ख़िलाफ़ है। बिकॉज हमने नेशनलिज़म की डेफिनेशन में इस बात को काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। अब ये देखें, द फर्स्ट एटीट्यूड क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द सेकंड a feeling of blind arrogance that leads to war. So I hope so कि आप लोगों को नेशनलिज़म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होना है। नेशनलिज़म बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो मैं इसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करूँगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेशनलिज़म और द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज़म, तो काफ़ी डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।